नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा काव्य रीत और रीत संप्रदाय के अंतर्गत हमने गुण, काव्य गुण और काव्य दोष के विषय में हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे रीत के विषय में। तो साथियों, रीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रीत न करके प्रकृति शब्द का उच्चारण किया है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें रीत के लिए भरत मुनि ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किए हैं और उन्होंने बताया कि इस देश में 4 प्रकृतियां हैं, 4 प्रकार की प्रकृतियां हैं और रीत के लिए उन्होंने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। और रीत का अगर विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो इसमें कितने प्रत्यय लगा है ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। और साथियों, रीत संप्रदाय और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काल का भी नाम है रीत काल। तो वहाँ रीत काल और भारतीय काव्य शास्त्र में जो रीत शब्द आया है उसका मतलब होता है पद रचना। उसका मतलब होता है पद रचना। जिसे आप जानते रहिए कि जो रीत काल में रीत शब्द आया है, रीत का मतलब यहाँ लक्षण ग्रंथों से है। जो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपराएं हैं उसमें जो कवियों ने लक्षण दे करके अपनी बात कही है, तो वही लक्षण ग्रंथ ही रीत काल है। और भारतीय काव्य शास्त्र में इसे पद रचना कहा गया है। पद की रचना ही रीति है। अब भरत मुनि के बाद दंडी हुए थे। दंडी ने भी रीत के विषय में लिखा है कि रीत को दंडी ने मार्ग कहा है। अपने एक ग्रंथ काव्यदर्श में दंडी ने काव्यदर्श में मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। तो ये जानते रहिए कि दंडी ने कहा है और दंडी ने 2 रीत माना है, एक वैदर्भी है और एक गौड़ी है। ये आप जानते रहिए, वी से वैदर्भी है, जी से गौड़ी। इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद फिर वामन आते हैं 8वीं शताब्दी में। उन्होंने अपना ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्त में लिखा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य माने काव्य की आत्मा रीति है। ये कह दिए वामन ने कहा कि रीति काव्य की आत्मा रीति है। तो वामन के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि वामन के शिष्य लोलारक थे। लोलारक ने कहा कि काव्य की आत्मा रीति है, तो रीत क्या है? तो ये लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। फिर उसके बाद फिर ये बताते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति माने विशिष्ट प्रकार की। देखिए, पद रचना आ गया शब्द, तो भारतीय काव्य शास्त्र में यही पद रचना को ही रीत समझिए कि एक विशेष प्रकार की पद रचना को रीत कहा जाता है। फिर इनके शिष्य लोलारक ने पूछा कि ये विशिष्ट क्या है? तो वामन ने उत्तर दिया कि विशेषो गुणात्मा। जो विशेष है यही गुणात्मा है, गुण की आत्मा ही विशेष है। अब मित्रों, फिर इनके शिष्य ने पूछा कि गुण क्या है? तब वामन ने लिखा काव्य शोभा कराए,
काव्य शोभाया, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा। माने काव्य के शोभा कारक विधायक धर्म ही गुण हैं। ये जब वामन इतना बताए तब उनके शिष्य संतुष्ट हुए। तो जो दंडी ने वैदर्भी और गौड़ी दो रीत माना था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, इसे आप लोग जानते रहिए। वैदर्भी और गौड़ी, ये हमने इसका संक्षेप लिख दिया है। वैदर्भी और गौड़ी को मानने वाले भामा और दंडी हैं। भामा और दंडी ने दो रीतियों को महत्व दिया, एक वैदर्भी एक गौड़ी। वामन ने क्या किया, वामन ने एक तीसरा रीत लेता आया, वैदर्भी गौड़ी और पी से पांचाली, ये वामन मान लिए। वामन के बाद एक विद्वान थे रुद्रट, इन्होंने वैदर्भी गौड़ी पांचाली, उसके बाद यल से लाटी हो गया, लाठी, ये रुद्रट माने। रुद्रट ये विद्वान थे और इन्होंने ये वैदर्भी गौड़ी पांचाली ये जगह का नाम है, स्थान का नाम है। लेकिन रुद्रट ने पहली बार जगह के नाम से भौगोलिक माने मानचित्र से हटा करके इसको समास से जोड़ दिया कि इसके मूल में समास है। तो ये वैदर्भी को समास रहित मानते हैं और गौड़ी को ये दीर्घ समास मानते हैं। वैदर्भी गौड़ी एक समास रहित है, एक दीर्घ समास है। और उसके बाद पी से पांचाली, पांचाली को लघु समास मानते हैं। इसमें माने बहुत कम समास का प्रयोग होता है। और लाटी को ये मानते हैं लघु समास, उसके बाद मध्यम समास, मध्यम समास। ये माने रुद्रट ने वैदर्भी गौड़ी पांचाली और लाटी को इन्होंने समास से बद्ध कर दिया और वैदर्भी को समास रहित बताया, गौड़ी को दीर्घ समास बताया, पांचाली को लघु समास बताया और लाटी को मध्यम समास बताया। इसके बाद फिर आगे उसके बाद राजशेखर हुए। राजशेखर ने इसकी संख्या और बढ़ा दी। वैदर्भी गौड़ी पांचाली तो थी ही, उसके बाद इन्होंने मागधी और मैथिली दो और ला दिया, मागधी और मैथिली। तो मागधी राजशेखर, इनका एक ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। अब मैथिली के उन्होंने एक इनका ग्रंथ है बाल रामायण। कर्पूर माने मागधी रीत की चर्चा राजशेखर ने अपने ग्रंथ कर्पूर मंजरी में किया है। राजशेखर ने मागधी रीत की चर्चा कर्पूर मंजरी में किया है और मैथिली की चर्चा बाल रामायण में किया है। इसे आप लोग जानते रहिए। इस तरह से इन्होंने रीत की संख्या 5 पहुंचा दी, वैदर्भी गौड़ी पांचाली मागधी और मैथिली। इसके बाद एक विद्वान है भोज का एक ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण में इसकी संख्या 6 पहुंचा दी, वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी, उसके बाद मागधी और एक कर दिए हैं अवंतिका। ये सब मित्रों जो नाम है वैदर्भी गौड़ी पांचाली, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये सब जगह का नाम है। इसको अभी मैं बता दूंगा, ये तो प्राचीन नाम था।
आधुनिक काल में इसको क्या कहा जाता है, इसको भी आप लोग जानते रहे उस जगह को। तो ये सब जगह का नाम है, स्थान का नाम है ये सब। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाठी, मागधी और ए से अवंतिका, ये भोज लाए हैं। और इसके बाद एक विद्वान थे शारदा तनय। शारदा तनय, शारदा तनय, इन्होंने इसके अलावा ये दक्षिण भारत में चले गए। ये सब जो नाम है ये उत्तर भारत का है, लेकिन शारदा तनय दक्षिण भारत में चले गए और सौराष्ट्र के साथ साथ इन्होंने द्राविड़ को भी, माने द्राविड़ परिवार तो एक अलग परिवार है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आता है, ये उसको भी शामिल कर दिए शारदा तनय ने। तो इसे आप लोग जानते रहिए इसको। तो मित्रों, शारदा तनय के बाद एक विद्वान हुए कुंतक। कुंतक ने रीति शब्द को मार्ग कहा है, रीति शब्द को मार्ग कहा। इसके पहले मार्ग शब्द का प्रयोग दंडी कर चुके थे। हमने बताया है कि दंडी ने भी रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कुंतक बताते हैं कि ये समाज से नहीं जोड़ते, ये कवि के स्वभाव से जोड़ते हैं कि रीत जो है कवि का स्वभाव है। ये कवि स्वभाव बताते हैं। रीत क्या है? कवि स्वभाव, कवि स्वभाव है। अब कवि स्वभाव 3 प्रकार का होता है, इसको इन्होंने बताया। जो कवियों का स्वभाव होता है वह एक सुकुमार, एक क्या है? सुकुमार है। दूसरा ये बताते हैं कि वह विचित्र है। तीसरा बताते हैं कि वह मध्यम है। ये कवि कुंतक ने रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि ये समास पे आधारित नहीं है रीत, ये कवि का स्वभाव होता है। कवि अपने स्वभाव के अनुसार उस रीत को प्राप्त होता है। और सुकुमार, विचित्र और मध्यम, ये 3 रीतियों का उल्लेख किया है। और साथियों, एक प्रश्न और बनता है, ये कवि प्रस्थान हेतु कहते हैं रीत को, ये भी जानते रहिए। कवि प्रस्थान हेतु शब्द का प्रयोग ये किए हैं कुंतक ने, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। कुंतक के बाद फिर आते हैं आनंदवर्धन। कौन आते हैं? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का ग्रंथ आप लोग जान ही रहे हैं। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वनालोक। ध्वनालोक में इन्होंने रीत के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है, इसको आप जानते रहे। रीत के लिए कौन सा शब्द? संघटना, माने इसका मतलब होता है सम्यक घटना। और ये रीत को उन्होंने रसाश्रित बता दिया। वामन ने गुण पे आश्रित बताया था कि रीत जो है गुण पर आश्रित होता है, गुण ही उसकी आत्मा है। ये आनंदवर्धन आए, इसमें 3-4 प्रयोग कर दिए। ये रसाश्रित बताए, रसाश्रयी माने रस पे आश्रित है। और इसके मूल में समास को बता दिए। क्या बता दिए? समास को। मतलब वामन ने जो 3 रीत बताए थे, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, उसी को आनंदवर्धन असमासा, वैदर्भी को क्या कहे? वैदर्भी को असमासा कहे, माने इसमें समास नहीं होता। गौड़ी को ये क्या कहते हैं? इसको दीर्घ समासा कहते हैं, दीर्घ समासा। अब पांचाली को क्या कहते हैं? पांचाली को मध्यम समासा कहते हैं। इस तरह से इन्होंने 3 रीतियों को महत्व दिया। सिर्फ रुद्रट एक ऐसे विद्वान थे जो चौथी रीत लाठी लाए थे। तो यहाँ असमासा, दीर्घ समासा और मध्यम समासा शब्द का प्रयोग किया है आनंदवर्धन ने। इसके बाद साथियों, आप ये भी जानते रहिए कि एक विद्वान मम्मट थे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मम्मट। मम्मट ने रीत के लिए वृत्ति
वृत्त शब्द का प्रयोग किया है। इसे आप गौर करिए, इन्होंने रीत के लिए कौन सा शब्द रखा है? वृत्त। यही चीज वृत्त भिखारी दास एक रीत काल के आचार्य थे, भिखारी दास, ये भी रीत के लिए वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे आप गौर करिए, माने जो मम्मट ने किया है वृत्त शब्द का प्रयोग, आगे चल के भिखारी दास रीत काल में होते हैं और रीत काल के आचार्य भिखारी दास ने रीत के लिए वृत्त शब्द का प्रयोग किया। अब मम्मट ने कहा कि 3 वृत्तियां होती हैं, माने जो वैदर्भी है, गौड़ी है और पांचाली है, उसके लिए इन्होंने वैदर्भी को उपनागरिका वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। गौड़ी के लिए परुषा माने कठोर होता है, और पांचाली के लिए ये कोमल वृत्ति का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से ये मम्मट का चार्ट है। इसे वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को मम्मट ने उपनागरिका, परुषा और कोमल वृत्त का प्रयोग किया है। साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद फिर एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ ने भी थोड़ा बताया। विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रीत के लिए, पहली चीज तो जानिए, रीत के लिए उन्होंने पद संघटना शब्द का प्रयोग किया है। रीत के लिए पद संघटना शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान थे विश्वनाथ, और रीत को रस का उपकारक माना। विश्वनाथ ने रीत को रस का उपकारक बताया। हालांकि ये रस से जोड़ने वाले तो आनंदवर्धन ही थे, और जो चीज़ आनंदवर्धन कह दिए हैं उसे मम्मट और विश्वनाथ ने थोड़ा हेर फेर के साथ माना है। तो इसके बाद एक विद्वान और है राजशेखर। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि राजशेखर ने रीत के विषय में क्या कहा है। तो राजशेखर कहते हैं वचन विन्यास क्रमो रीति, माने वचन के विन्यास का क्रम ही रीति है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, वचन विन्यास क्रमो रीति, इसे आप लोग जानते रहिए कि वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं? राजशेखर कह रहे हैं कि वचन का जो विन्यास क्रम है उसी को रीत कहा जाएगा। इसके बाद साथियों एक विद्वान भोज थे। भोज का ग्रंथ आप लोग जान रहे हैं, सरस्वती कंठाभरण है। सरस्वती कंठाभरण में भोज ने ये बताया है कि रीत के लिए उन्होंने कवि गमन मार्ग कहा है, कवि गमन मार्ग, और या कवि प्रणाली कहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भोज। और साथियों आप कुंतक ने कहा था कि कवि स्वभाव, रीत के विषय में कहा था कवि स्वभाव, तो उसी से ये लेते हैं चिंतामणि, और चिंतामणि बताते हैं कि ये काव्य का स्वभाव है। इसी तरह से देव एक विद्वान थे, इनको भी जानते रहिए। रीत के विषय में इनका भी कथन कभी कभी पूछा गया परीक्षा में। ये रीत को काव्य का द्वार मानते हैं। काव्य का द्वार माने रास्ता, काव्य का द्वार क्या है? रीति है। तो ये देव का कथन है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है। रीत शब्द को लेकर के अब इतना पढ़ाने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि रीत माने होता है पद्धति, रीत माने होता है प्रणाली, रीत माने होता है पंथ, रीत माने होता है मार्ग, रीत माने होता है शैली, माने ये रीत के अन्य नाम हैं। रीत का मतलब क्या होता है? एक पद्धति है, एक प्रणाली है, एक पंथ है, एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक शैली है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है।
तो इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों इसके बाद अब हम देखिए बता रहे हैं आपको वैदर्भी का मतलब। वैदर्भी माने महाराष्ट्र। पहले का एक प्रांत था विदर्भ, जिसे आधुनिक बरार कहा जाता है। यह अब आज के समय में महाराष्ट्र माने गोदावरी नदी से लेके जो बम्बई, नासिक, पूना है वही है। और गौड़ी का मतलब होता है बंगाल। बंगाल को आप जान रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश अब चला गया है बांग्लादेश, नहीं तो बंगाल का जो क्षेत्र है, असम, बंगाल, ये सब गौड़ी में आएगा। उसके बाद साथियों है पांचाली। पांचाली माने अगर आज की बात करें तो रुहेलखंड, ये उत्तर प्रदेश में है। माने इसमें जो है आज के डेट में पीलीभीत, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, ये जो ज़िले आते हैं, माने हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ से लेके चंबल की घाटी तक का जो क्षेत्र है वह रुहेलखंड है। अब देखिए यल से लाठी होता है। लाठी का मतलब होता है, अगर आज की बात करें तो गुजरात है। यम से मगध है, मगध माने बिहार। फिर यम का मतलब होता है मिथिला या मैथिली। मैथिली ये नेपाल का और बिहार का क्षेत्र है। और उसके बाद ए से है अवंतिका माने उज्जैन। अगर आज की बात करें, ये भोज जो बताए हैं ए से अवंतिका, तो यह उज्जैन है, यह मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये आज के समय का जो जगह है उसका हमने नाम बताया है। वी से वैदर्भी है। अब वैदर्भी को आप लोग जानते रहिए। वैदर्भी को विद्वानों ने क्या कहा है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो वैदर्भी को विद्वानों ने कुछ नाम दिया है, जैसे आप जानते रहिए विश्वनाथ क्या कहते हैं। विश्वनाथ वैदर्भी को ललिता कहते हैं, ललिता। उसके बाद मम्मट क्या कहते हैं वैदर्भी को, इसको भी जानते रहिए। मम्मट वैदर्भी को उपनागर क्या कहते हैं, उपनागर क्या वृत्ति, ये 3 वृत्तीय माने थे, तो उसमें उपनागर क्या है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, आनंदवर्धन, इसे आप लोग जानते रहिए। आनंदवर्धन इसे असमासा कहते हैं, जिसमें समास नहीं है, असमासा। उसके बाद कुंतक हैं, ये कवि स्वभाव को माने हैं। उसमें सुकुमार मार्ग, ये रीत को मार्ग सुकुमार, रीत को ये मार्ग कहते हैं, इसलिए यहाँ मार्ग रखा गया है, सुकुमार मार्ग। इस तरह से कुछ विद्वान ये वैदर्भी को कहे हैं। और वैदर्भी के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आप वाल्मीकि को जानते रहिए। वाल्मीकि वैदर्भी के कवि हैं। कालिदास भी मुख्यतः हैं, कालिदास। भास भी हैं, भारवी भी हैं। तो ये सब वैदर्भी के कवि हैं। और साथ ही वैदर्भी की विशेषता के विषय में जानते रहिए। वैदर्भी में 10 गुण है। इसमें समास होता नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं होते, इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रस का प्रयोग होता है। साथियों वैदर्भी का पूरा विशेषता समझ लीजिए। माधुर्य गुण को अगर हम माधुर्य गुण पढ़ाए हैं, माधुर्य गुण की जो भी विशेषताएं हैं समझ लीजिए वही वैदर्भी की विशेषता है। इसी तरह से साथियों गौड़ी के विषय में भी जान लीजिए, जो बंगाल का स्थान से आता है। गौड़ी समझ लीजिए जो ओज गुण है, इसमें ओज और कांति, इसमें 2 गुण हैं। एक का नाम है ओज, एक का नाम है कांति। इसे आप लोग जानते रहिए। और यह इसके विषय में साथी समझते रहिए। गौड़ी में जो ओज हमने बताया है, ओज गुण की जितनी भी विशेषताएं हैं, मतलब इसमें दीर्घ समास होगा, इसमें वीर रस, भयानक रस,
और विभत्स रस, रौद्र रस इसका प्रयोग होगा। इसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा। इसमें समास की अधिकता होगी। रेफ और द्वित्व जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। मतलब ओज गुण की जो भी विशेषताएं हैं वही गौड़ी रीत की विशेषता है। इसी तरह से साथियों इसके कवियों में आप जान लीजिए, सुबंधु हैं, एक सुबंधु हैं, भवभूत भी हैं। भवभूत का उत्तर रामचरितम तो नहीं, लेकिन महावीर चरितम गौड़ी में ही लिखा गया है। इसके बाद साथियों पांचाली है। पांचाली को पी से हम लिखे हैं, पी संकेत अक्षर से। तो पांचाली में इसमें दो गुण है, एक माधुर्य, आप जान रहे हैं, माधुर्य और सुकुमारता। और साथियों इसमें इसके जो कवियों में वेद व्यास हैं और बाण भी हैं, वाग्भट्ट भी हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए। माने प्रसाद गुण की हम जो विशेषताएं बताए हैं, प्रसाद गुण की, वह सब विशेषता आपको पांचाली रीत में मिलेगा। तो साथियों इस तरह से हमने रीत के विषय में समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।